नमस्कार दोस्तों। जैसे आपको पता होगा कि मैं अभी जो सिलोइज्म है रीजनिंग का एक टॉपिक जिसका मैं आज पहले 2 पार्ट में बना चुका हूँ। आज मैं पार्ट 3 लेकर आया हूँ और जो लास्ट पार्ट मैंने बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि वेन डायग्राम को हम किस तरीके से बना सकते हैं। तो बेसिकली मैं आपको अभी किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या किस तरीके का क्वेश्चन आता है रीजनिंग में, अभी वहाँ तक आया नहीं हूँ। अभी मैं सिर्फ इसके बारे में बता रहा हूँ, इसके रूल के बारे में बता रहा हूँ, इसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि आप किसी भी चैप्टर को पढ़ते हो तो उसको पूरे गहराई से पढ़ो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही क्यों ना हो। शॉर्टकट को पढ़ने से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होता है। पहले उसके बारे में अच्छी तरीके से जान लो, फिर आप खुद से उसका शॉर्टकट निकाल सकते हो। तो मैं इस पे मैं कभी बिलीव नहीं करता हूँ कि शॉर्टकट से पढ़ाई करनी चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि उसको पूरी डेप्थ में पढ़ाई करना चाहिए। और मैं इसी को लेकर के ये जो चैप्टर है रीजनिंग का, जो टॉपिक है सिलोइज्म, इसको मैं आपको अच्छी तरीके से बता रहा हूँ। इसका एक एक रूल मैं बता रहा हूँ। आज का ये 3रा पार्ट है और मैं कोशिश करूंगा कि आज मैं उसके बारे में कुछ और भी अच्छी चीजें मैं बताऊं। तो स्टार्ट करता हूं। आज मैं बताने वाला हूं कि जो सिलोजिज्म है इसमें बेसिकली कि जो कन्वर्जन है, जो जैसे मान के चलो कि अगर स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट अगर आपको मिला हुआ है ऑल के फॉर्म में, ऑल के फॉर्म में स्टेटमेंट मिला हुआ है। मान के चलो ऐसा कि दिया हुआ स्टेटमेंट है ऑल ए आर बी, ऐसा दिया हुआ है, सभी ए बी है। तो आज जो मैं बताने वाला हूं उसको आप ध्यान से समझना। अगर स्टेटमेंट ऑल में है तो इसका ऑल का जो कन्वर्जन है, कन्वर्जन मतलब जो चेंज होगा वो ऑल में भी हो सकता है, मतलब ऑल में भी होगा और सम में भी होगा। और मैं किस लिए बता रहा हूं, ये डेफिनेट कंक्लूजन की बात मैं कर रहा हूं। यहां मैं डेफिनेट कंक्लूजन लिख देता हूं, डेफिनेट कंक्लूजन्स। तो आपको एक बात समझ में आ रहा होगा कि अगर स्टेटमेंट मेरा ऑल के फॉर्म में दिया हुआ है, स्टेटमेंट ऑल के फॉर्म में है, तो जो कंक्लूजन है वो ऑल के फॉर्म में भी हो सकता है और सम के फॉर्म में भी होगा, डेफिनेट कंक्लूजन। अब मैं इसको आगे लेके जाता हूं। अगर सम के फॉर्म में स्टेटमेंट दिया हुआ है तो उसका जो कन्वर्जन है, सम का कन्वर्जन मैं यहां लिख देता हूं। तो ध्यान से देखना आप, सम का जो कन्वर्जन है वो सम के फॉर्म में ही होगा, सिर्फ ऑल के फॉर्म में नहीं होगा। उसके बाद अगर मैं नो की बात करूं तो अगर नो में दिया हुआ है आपका स्टेटमेंट, ये मैं कंक्लूजन की बात कर रहा हूं, जो उसका कंक्लूजन आएगा, निष्कर्ष आएगा ना, तो वो सम का निष्कर्ष सम के फॉर्म में आएगा। मैं लास्ट में सबको कंक्लूड करके बताऊंगा आपको। नो का अगर दिया हुआ है तो नो का जो कन्वर्जन होता है, नो का जो कन्वर्जन होता है वो नो में भी होगा और सम नोट में भी होगा, सम नोट में भी होगा। मतलब अगर नो के फॉर्म में स्टेटमेंट दिया हुआ है तो उसका जो कंक्लूजन होगा, कंक्लूजन होगा नो के फॉर्म में भी होगा और सम नोट के फॉर्म में होगा। अब इसको थोड़ा बारीकी से हम समझ लेते हैं। मैं इस सबको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। और अगर किसी को वेन डायग्राम आपको अगर लग रहा है तो मैं पार्ट 2 में इसका वेन डायग्राम मैंने डिस्कस किया है, तो आप जा करके इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप पार्ट 2 जा करके देख लेना। उसमें आपको इसका वेन डायग्राम किस तरीके से बनाया गया है मैंने सारा एक्सप्लेन करा है। तो अभी मैं फिलहाल इसका कन्वर्जन बता रहा हूँ। तो ऑल का ऑल में और सम में कन्वर्जन क्यों हो रहा है, ऐसा मान लो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं और एग्जाम्पल से मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। एग्जाम्पल ऐसा मान लो कि आपके पास या मेरे पास या किसी के पास 100 रुपीज है, ठीक है। तो आप 100 को ऑल मान के चलो, 100 को ऑल मान लो, मैं कह रहा हूं 100 ऑल है, मेरा ऑल है, ठीक है।
अगर कोई आपसे अब इसका 50 रुपीज़ डिमांड कर रहा है तो आप उसको 50 रुपीज़ दे सकते हो, करेक्ट। मतलब 50 का मतलब हो गया यहाँ पे सम, तो मतलब था कि इसमें ऑल में, तो ये 50 रुपीज़ में आप किसी को दे सकते हो तो सब में कन्वर्ट हो गया। या अगर उसको 100 का 100 चाहिए तो आप 100 का 100 भी दे सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब आपने उसको ऑल में भी दे दिया, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था कि ऑल स्टेटमेंट पे अगर ऑल है तो कंक्लूजन में जो होगा ऑल और सम दोनों में कन्वर्ट होगा। अब मैं दूसरी बात करता हूँ यहाँ पे। ऐसा मान लो, मैं पेज को टर्न कर लेता हूँ, ऐसा मान लो कि अगर सम के फॉर्म में अब 50 रुपीज़ ही आपके पास है, मतलब 50 रुपीज़ दिया हुआ है। अब मैं इसी में क्लियर कर देता हूँ। मान के चलो कि ये 50 रुपीज़ है और ये सम के फॉर्म में है, करेक्ट। अब आपसे कोई डिमांड कर रहा है कि उसे ना 50 रुपीज़ चाहिए, तो 50 रुपीज़ तो आप उसको दे दोगे, राइट। 50 रुपीज़ तो आप उसको दे दोगे। लेकिन अगर वो आपसे डिमांड करता है 100 रुपीज़ को, 100 रुपीज़ का डिमांड करता है, तो आप 100 आप एट ए टाइम तो नहीं दे पाओगे। तो इसका मतलब सम वाला सिर्फ सम में कन्वर्ट हो रहा है। सम अगर स्टेटमेंट में दिया है तो कंक्लूजन सिर्फ सम में होगा, ऑल में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो अब इसको सभी को फाइनली मैं एक बार कंक्लूड कर देता हूँ। मतलब इस तरीके से कि मान लो कि स्टेटमेंट जो दिया हुआ है, स्टेटमेंट, मैं स्टेटमेंट के लिए ST लिख रहा हूँ, कंक्लूजन के लिए CON लिख रहा हूँ। तो अगर आपका स्टेटमेंट ऑल के फॉर्म में है तो कंक्लूजन जो होगा वो ऑल में होगा और सम में होगा। मतलब इस तरीके से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। और अगर आपका स्टेटमेंट सम के फॉर्म में दिया हुआ है तो कंक्लूजन सम के फॉर्म में आएगा, ठीक है। और अगर नो के फॉर्म में दिया हुआ है तो वो नो में आएगा और सम नॉट में आएगा, सम नॉट में आएगा, ठीक है। मतलब ऐसा अगर दिया हुआ है ऑल, स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं, अगर दिया हुआ है ऑल ARB, ठीक है, सभी AB है, तो इसका कंक्लूजन हम कह सकते हैं कि निकलेगा सम ARB, करेक्ट। या फिर हम इसको ऑल ARB भी करेक्ट करेंगे, ठीक है। ये रीस्टेटमेंट करेक्ट होता है। रीस्टेटमेंट करेक्ट कहने का मतलब मेरा यहाँ है कि फॉलो करेगा, ठीक है। ऑल ARB भी फॉलो करेगा और सम ARB। मैं रीस्टेटमेंट को आगे वाले पार्ट में डिस्कस करूंगा। काफ़ी बच्चों को डाउट होता है कि रीस्टेटमेंट सही है या गलत है, तो फिलहाल मैं अभी बता दूं कि रीस्टेटमेंट को सही करना है आपको। रीस्टेटमेंट का मतलब होता है जो आपके स्टेटमेंट में दिया गया है वही कंक्लूजन में अगर आ जाता है, वही कंक्लूजन्स में, निष्कर्ष में वही दिया हुआ है तो उसको रीस्टेटमेंट कहते हैं। जैसे ऑल ARB है, ऑल ARB दिया हुआ है निष्कर्ष में भी, तो उसको रीस्टेटमेंट कहते हैं। तो अभी जो ऑल के फॉर्म में है उसका कंक्लूजन सम और ऑल दोनों के फॉर्म में आता है। अगर स्टेटमेंट में दिया हुआ है सम के फॉर्म में तो सम वाला जो है, जैसे अगर दिया हुआ है स्टेटमेंट कि सम ARB, तो उसका जो निष्कर्ष होगा, जो कंक्लूजन होगा, वो सम ARB, और ऐसा भी कहेंगे और ऐसा भी कहेंगे सम BRA, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ वेन डायग्राम आप पार्ट 2 में मैंने बनाया है, उसमें आप जाके वेन डायग्राम देख सकते हो। मैं अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। जब इसका स्टार्ट करूंगा इसको बनाना कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो वहां पे मैं वेन डायग्राम बना करके सारी बात को क्लियर करूंगा। लेकिन फर्स्ट मैं इसका सारा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ एक एक करके, 1 बाय 1। अब जैसे ऐसा है कि स्टेटमेंट जो कथन दिया हुआ है वो नो के फॉर्म में अगर दिया हुआ है, नो ए इज बी अगर दिया हुआ है, तो इसका जो कंक्लूजन होता है वो दोनों ही आता है। मतलब इसका जो कंक्लूजन होगा, इसका जो निष्कर्ष होगा, वो नो के फॉर्म में भी होगा और सम नॉट के भी फॉर्म में होगा, सम नॉट के भी फॉर्म में होगा। मतलब ऐसा कह सकते हैं कोई ए बी नहीं है तो कुछ ए भी बी नहीं है, मतलब कोई नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो नो वाले में भी नो के फॉर्म में और सम नॉट के फॉर्म में इसका कंक्लूजन आता है। अब इसको मैं फाइनल कंक्लूड कर रहा हूं और फाइनल ये लिख रहा हूं कि अगर आपका स्टेटमेंट का मतलब यहां
कथन इसको हिंदी में कहते हैं, और कंक्लूजन, कंक्लूजन्स, निष्कर्ष। तो अगर निष्कर्ष की बात करें तो अगर कथन आपका ऑल के फॉर्म में है तो आई थिंक इसका जो आएगा कंक्लूजन आएगा वो सम में भी होगा और ऑल में भी होगा। ठीक है, इस तरीके से, हालांकि ये बात मैंने डिस्कस कर दिया है आपको ऑलरेडी, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि स्टेटमेंट अगर ऑल में दिया हुआ है तो कंक्लूजन ऑल में होगा, सम में होगा, और स्टेटमेंट अगर सम में है तो कंक्लूजन सम में होगा, और स्टेटमेंट अगर नो में है तो कंक्लूजन नो एंड सम नॉट इसमें होगा। तो आई होप ये वाला जो कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बताया कि कन्वर्जन कैसे होता है, ऑल का ऑल और सम में, सम का सम में, नो का नो और सम नॉट में, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब एक बात और कर लेते हैं जिसका मैं बार बार डिस्कशन कर रहा हूँ कि आखिर डेफिनेट कंक्लूजन किसको कहते हैं, डेफिनेट कंक्लूजन किसको कहते हैं, और पॉसिबिलिटी क्या होता है, पॉसिबिलिटी क्या होता है। मतलब जो निष्कर्ष है और जो संभावना, निष्कर्ष मतलब जो डेफिनेट निष्कर्ष आ रहा है जो सच में सही है, और पॉसिबिलिटी, इसको पहचानेंगे कैसे हम लोग कि कौन सा वाला कंक्लूजन जो है पॉसिबिलिटी दिखा रहा है और कौन सा वाला कंक्लूजन डेफिनेट है। तो ध्यान रखना है, मैं सिर्फ पॉसिबिलिटी वाला बताता हूं, डेफिनेट वाला अपने आप को समझ में आएगा। पॉसिबिलिटी वाले कंक्लूजन में अगर आपका जो कंक्लूजन है उसमें लिख करके आ रहा है कैन बी, कैन बी, अगर आ रहा है मे बी, ठीक है, पॉसिबिलिटी इटसेल्फ, पॉसिबिलिटी इटसेल्फ मतलब संभावना, हो सकता है, हो सकता है, हिंदी में लिखा होगा हो सकता है, और पॉसिबिलिटी का संभावना ऐसा लिखा होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर ऐसा दिया हुआ है कंक्लूजन ऑल ए कैन बी बी, सम ए कैन बी बी, तो इस तरीके से जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं संभावना, और पॉसिबिलिटी खुद भी लगा हुआ आएगा। तो अगर कंक्लूजन में ये वाला वर्ड और या ये वाला शब्द लग के आ रहा है तो आप समझो कि वो संभावना की बात कर रहा है, अदरवाइज अगर ये नहीं है तो संभावना नहीं है। एक बात का ध्यान रखना, कभी कभी जो निष्कर्ष होता है उसमें कैन नेवर बी लगा हुआ होता है, कैन नेवर बी, या कैन नॉट बी होता है। तो ध्यान रखना ये दोनों ही जो आ रहा है कैन नेवर बी और कैन नॉट बी, इसको हिंदी में कहते हैं नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये जो होता है ना ये डेफिनेट में कंसीडर होता है। जैसे आपने कभी किसी को बोलते हुए सुना होगा, अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि ये काम मैं नहीं कर सकता हूं, जब वो नहीं कर सकता हूं बोल रहा है तो उसमें संभावना नहीं है, वो जो बोल रहा है वो फर्मली इस बात को कह रहा है, वो जानता है कि वो नहीं कर सकता है। तो यहां पे अगर आपके कंक्लूजन में कैन नेवर बी, कैन नॉट बी है तो 100% वो डेफिनेट कंक्लूजन ही पूछा जा रहा है। अदरवाइज जो पॉसिबिलिटीज होगा उसमें कैन बी, मे बी, पॉसिबिलिटी दिया हुआ होगा, कंक्लूजन मेंशन होगा कंक्लूजन में, आपके निष्कर्ष में, तो समझना है कि आपसे वो पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, आपको पॉसिबिलिटी देख के बताना है। और मैं पहले आपको डेफिनेट वाला बताऊंगा फिर पॉसिबिलिटी बताऊंगा। तो आज मैं इसको यही कंप्लीट करता हूं क्योंकि मैं छोटा छोटा पार्ट लेके आ रहा हूं ताकि जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और पहले वाला जो पार्ट है उसको जरूर आप देखा करो, ये लिंक्ड होता है पहले से, तो सारी बातें आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। आगे मैं बताऊंगा कि पॉसिबिलिटी को हम अगर दिया हुआ है तो पॉसिबिलिटी हम समझेंगे कैसे कि पॉसिबिलिटी होता क्या है एक्चुअली, कौन सा डेफिनेट होता है, कौन सा पॉसिबिलिटी होता है, मैं उसके कंक्लूजन में जा करके कैसे समझना है, ये सारी बातों का डिस्कशन मैं अगले वाले पार्ट में करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।